एवं कवि सुधीर सक्सेना का जन्म 30 सितंबर 1954 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। आपने विज्ञान और पत्रकारिता में डिग्रियां, लोक प्रशासन और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां और रूसी भाषा साथ ही ट्राइबल आर्ट्स एंड कल्चर में डिप्लोमा किया है। आपको सबल्टन स्टडीज में गहरी रुचि है और आजादी की लड़ाई में आदिवासियों की शिकायत पर शोध कार्य पर पीएचडी भी की है। आपकी चर्चित कविताओं में बहुत दिनों के बाद समंदर में बाबर, काले को भी नहीं पता, राज जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, किरच किरच यकीन। इसके अलावा लंबी कविताओं में है 20वीं सदी, 21वीं सदी और धूसर में बिलासपुर है। सुधीर जी को कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें सोमदत्त सम्मान, पुष्किन अवार्ड, माधवराव सप्रे पुरस्कार, बागेश्वरी अलंकरण जिब्जे, सृजन गाथा, त्रिसुगंधी, लाल बलदेव सिंह और साथ ही प्रमोद वर्मा सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। आप पत्रों संवाद समिति, समाचार भारती, हिंदी पोर्टल वेब दुनिया, चैनल राज टीवी से संबंधिता वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए नियमित रिपोर्टिंग, लघु पत्रिका अभिव्यक्ति नागपुर और साथ ही अभी कानपुर और सांध्य दैनिक सांझ तक भोपाल आदि से आपका जुड़ाव रहा है। सुधीर जी कविता, पत्रकारिता, अनुवाद, संपादन और इतिहास लेखन में एक साथ सक्रिय है। ये लखनऊ में जन्मे, लेकिन किसी एक शहर अथवा आजीविका से बंधकर नहीं रह सके। आप उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, रूस समेत पूर्व सोवियत संघ, नेपाल, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, तुर्की और श्रीलंका की यात्राएं कर चुके हैं। तो मुलाकात कीजिए पत्रकार एवं कवि सुधीर सक्सेना जी से, जिनसे बात करेंगे अनादि टीवी के ग्रुप एडिटर इन चीफ शलभ भदौरिया जी और साथ में है प्रख्यात कहानीकार शशांक। तो लीजिए, प्रस्तुत है सृजन संवाद। नमस्कार, आप सभी का अनादि टीवी के कार्यक्रम सृजन संवाद में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में ख्यातिनाम पत्रकार और कवि भाई सुधीर सक्सेना जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं और उनसे चर्चा करने के लिए प्रख्यात कथाकार, हालांकि आरंभ में उन्होंने कविताएं लिखी है, उनको कवि भी कह सकते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता कवि कहा जाए क्योंकि वो कथाकार हैं। ऐसे एक खूबसूरत शख्सियत, बहुत अच्छे कथाकार आदरणीय शशांक सिंह आदर्श, जिनको सब लोग शशांक के नाम से जानते हैं, वो आज सुधीर सक्सेना जी से बात करने के लिए उपस्थित हैं। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय देते हुए इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। और शशांक जी, आपसे निवेदन है कि आप सुधीर सक्सेना जी से ऐसी बातें निकलवाएं जो शायद और कोई भी नहीं जानता। आप लोगों की दोनों की अंतरंगता ऐसी है कि कुछ बातें सुनेंगे तो हमारे दर्शक को आनंद भी आएगा और बहुत सी जानकारियां भी उनको सुधीर जी के बारे में नहीं मिलेंगी। जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे ये कहना होगा कि सुधीर जी की कविताओं में वह ऊष्मा है, वह ऊर्जा है और भाषा का वह बर्ताव है जो मनुष्य को बहुत नज़दीक लेके आती है। और जाहिर है कि जब आप ये सब अपने टूल्स, अपने हथियार साथ रखेंगे तो आपके पास प्रेम एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आप कह रहे हैं कि प्रेम का खुलासा करें, जबकि कविता हमेशा प्रेम का गोपन करती है और गोपनता की तरफ ले जाती है। क्या आपको लगता है कि आपकी प्रेम कविताएं, जहां बांसुरी चांद बजा रहा होता है, वहां कुछ खुलासे की आवश्यकता होगी? शशांक जी, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, गोपन। ये गोपन का क्या आशय हमारे दर्शकों और खासतौर से मैं भी समझना चाहता हूँ, गोपन क्या है? मुझे लगता है शशांक जी, अगर मुझे याद है तो एक बहुत पुराना गीत या उसका टुकड़ा है जी, सांप छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं, कली हल्की सी खिले, बंद भी ना हो, वो खिल भी जाए और खिलने की संभावना भी बनी रहे। तो मुझे लगता है वो गोपन भी है, उसका सौंदर्य, अधखुला जो सौंदर्य होता है और उन्मीलन जो होता है, वो उससे मेरा ख्याल आपका अभिप्राय था। जी, अपना प्रश्न आप आगे बढ़ाएं। तो मैं यही कह रहा हूं कि आज के समय में प्रेम का सच्चा स्वरूप कविता में किस तरह अपना रूपाकार लेती है, उसकी देह क्या होती है, कि देह की गर्मी भी हो मगर साथ में
एक ऐसा प्रेम हो जिसका आनंद और स्वाद दोनों ही हो सके, इसके संतुलन के लिए आप अपनी कविता में किन अस्त्रों का, किन शब्दों का उपयोग करते हैं? शशांक जी देखिए, मैं ये मानता हूं कि विश्व की किसी भी भाषा में या तमाम भाषाओं में लिखी हुई अच्छी कविताएं अंततः प्रेम कविताएं हैं। यहाँ प्रेम कविता से तात्पर्य सिर्फ एक स्त्री से या विपरीत लिंग से प्रेम नहीं है, बल्कि वनस्पतियों से, नेकी से, बच्चों से, धरती के उज्जवल भविष्य से और तमाम चीजों से प्रेम करके अगर आप कविता रचते हैं तो वो अंततः एक प्रेम कविता होती है। आपने जिस संकलन का उल्लेख किया, रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, ये मेरी प्रेम कविताओं का संकलन है। हालांकि अन्य संकलनों में भी प्रेम कविताएं हैं। समरकंद में बाबर में भी प्रेम कविताएं हैं और मेरा जो पहला संकलन 80 के दशक के अंत में आया था, बहुत दिनों के बाद, परिमल प्रकाशन इलाहाबाद से, उसमें भी प्रेम कविताएं हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि सारी अच्छी कविताएं तथा प्रेम कविताएं हैं, और प्रेम मूल में है, केंद्रीय भूमिका में रहता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को हमेशा प्रभावित और प्रचालित करता रहता है। और उसके विभिन्न रूपाकारों में आप जब अभिव्यक्ति चीजों को प्रदान करते हैं तो वह तरह तरह से व्यक्त होता है। बहुत एक छोटी सी कविता है, मैंने तुम्हें चाहा तुम धरती हो गई। मैंने तुम्हें चाहा तुम धरती हो गई, तुमने मुझे चाहा मैं आकाश हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं तुमने मुझे चाहा मैं आकाश हो गया और फिर हम कभी नहीं मिले वसुंधरा। और छोटी प्रेम कविता है, लेकिन इसमें जो है, और मैं तो ये मानता हूँ कि सृष्टि के आदि में और सृष्टि के अंत में प्रेम रहेगा और दोनों ध्रुवों के बीच में, दोनों बिंदुओं के बीच में अगर कोई पारावार है तो वो प्रेम है। और अंततः यही प्रेम इस दुनिया की तमाम विभीषिकाओं से रक्षा करेगा। जैसे कि दास्तोयेव्स्की कहता है, ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। मैं कहता हूँ प्रेम ही इस दुनिया का सहारा है, आश्रय है, यकीन है, उम्मीद है, आस्था है, विश्वास है। आप सही कह रहे हैं, प्रेम आपकी कविताओं में एक सुगंध की तरह है। और जैसा आपने कहा कि प्रेम न केवल देह बल्कि प्रकृति और स्थानों से भी होता है। आपकी ये कविता बिलासपुर को लेकर है, लंबी कविता, दूसर में बिलासपुर जी, उसके बारे में बताएं। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक बिलासपुर होता है। वो बिलासपुर आपका भोपाल भी हो सकता है, लखनऊ भी हो सकता है, जुबली तलैया भी हो सकता है, पुणे या कोई और भी शहर हो सकता है। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ, शिक्षा आगरा में, रायपुर में, नागपुर में, भोपाल में, अलग अलग स्थानों पर हुई। बिलासपुर में सिर्फ 2 वर्ष रहा, लेकिन बिलासपुर शहर तमाम कारणों से मेरा प्रिय शहर है। और मैंने जो वक्त वहां बिताया, आरपा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा खूबसूरत शहर, जहां डॉक्टर शंकर शेष, श्रीकांत वर्मा, सत्यदेव दुबे, 3 टेस्ट के लिए जो ख्यात रहा है, तो मुझे लगता है कि बिलासपुर शहर में जो तब्दीलियां आ रही है, बिलासपुर शहर में जो खूबसूरती है, जो बिलासपुर शहर में जो दिन ब दिन नदी सूख रही है, वो सिर्फ बिलासपुर नहीं बल्कि इस देश के तमाम शहरों का यथार्थ है। हाँ, आप देखिए, किसी भी शहर में नदियां दिन ब दिन कुम्हलाती जा रही हैं, सूखती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं, और सदा मीरा नदियां तक कहीं ना कहीं धरती के गर्भ में समाती जा रही हैं। जिस तरह से मल्टी और माल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से अनाचार बढ़ रहा है, जिस तरह से शोषण बढ़ रहा है, जिस तरह से लैंगिक विभेद बढ़ रहा है, तमाम प्रगतिशीलता, आधुनिकता, शिक्षा के बावजूद, तो उस बिलासपुर के यथार्थ को, वहाँ के भूगोल को, वहाँ के पुराण को, वहाँ के समकाल को, वहाँ के साहित्यिक पृष्ठभूमि को, वहाँ आने वाली तब्दीलियों को और आशंकाओं और संभावनाओं के मद्देनजर मैंने एक लंबी कविता लिखी, लगभग 40 पेज की, दूसर में बिलासपुर। लेकिन ये दूसर में बिलासपुर की कहानी होकर भी सिर्फ बिलासपुर की नहीं है, बल्कि किसी भी देश के महानगर या नगर की कहानी है। सुधीर जी, आपका एक संग्रह है जिसमें आपने बहुत सारे मित्रों का, और जाहिर है कि उसमें ज़्यादा साहित्यकार ही हैं, तो उन पर आपने कविताएं लिखी हैं और एक दीवार की तरह आपने इसमें लोगों को एक फ्रेम दिया है। ये बताने की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी कि अक्सर लोगों के मन में लेखकों को लेकर एक भाव होता है कि वे आम आदमी से अलग होते हैं। इन कविताओं को माध्यम बनाते हुए आपने ये कहने की कोशिश की है कि क्या वाकई लेखक लोगों से अलग होता है? नहीं, कतई नहीं।
दुनिया में जितने भी रिश्ते, संबंध या बॉन्ड्स हैं, मुझे लगता है कि मैत्री सबसे खूबसूरत, सबसे मूल्यवान और सबसे अच्छा रिश्ता है। और तमाम रिश्तों में पिता का रिश्ता, पुत्र का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, बहन का रिश्ता या सारे रिश्ते हैं, इनमें सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं मर्यादाएं हैं, बंधन है, दीवारें हैं। लेकिन मैत्री का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो इन सब रिश्तों से कहीं ना कहीं अधिक बड़ा, अधिक अंतरंग और अधिक मूल्यवान है। कविता संकलन का शीर्षक है किताबें दीवार नहीं होती। मेरे मित्र अनिल जमुजा मास्को रहते हैं और लगभग 40 साल से अधिक हो गए उनको वहाँ बसे हुए। उन्होंने वहीं विवाह किया। मैं उनके घर मास्को में जब गया तो मैंने देखा कि उनके जो 2-3 कमरों का मकान है उसमें कहीं भी दीवार नजर नहीं आ रही है। पूरी दीवार, सिर्फ दरवाजा छोड़ दीजिए या खिड़की छोड़ दीजिए, पूरी दीवार किताबों से पटी हुई है। आप ऊपर नजर डालें, साइड में नजर डालें, दाएं बाएं, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, किताबें ही किताबें थी, दीवार कहीं नहीं थी। तो ये जो कविता मैंने अनिल जमुजा के लिए लिखी थी, किताबें दीवार नहीं होती, उस संकलन का शीर्षक है। लेकिन इस संकलन में लगभग 40 से अधिक मित्रों के लिए लिखी हुई कविताएं हैं। मित्र जरिया है, मित्र पर केंद्रित होते हुए भी मैंने मित्रों के जरिए दुनिया में आ रहे बदलाव को, दुनिया के मिजाज को और दुनिया में जो कुछ घट रहा है उसको बांधने की कोशिश की है। अगर आप मित्र का नाम हटा दें तो भी वो कविता आपके लिए बोधगम्य रहेगी और आपको, मुझे लगता है, प्रभावित करेगी। और शशांक जी, उसमें कविता आपके लिए भी है और हमारे तमाम मित्रों के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि उन कविताओं को लिखकर मैंने अपने, क्योंकि मैत्री कोई ऋण नहीं है, मैत्री एक ताकत है, उस ताकत को मैंने कहीं ना कहीं और अधिक शक्तिशाली किया है और अपने आप को पोसा है और ये मेरी ताकत है। कविताओं को व्यापक अर्थ देने के लिए आपने अनुवाद बहुत किए हैं और कई आपके संकलन अनुवाद के हैं और बहुत खूबसूरत कविताएं हमारे सामने आती हैं। उसमें अधिकतम में तो रशियन भाषाओं की कविताएं भी ज़्यादा हैं। यह बताएं कि विश्व की कविता में और हिंदी की कविता में आप क्या कोई सेतु पाते हैं? देखिए, भाषा कोई भी हो, हमारे भारतीय भाषा हो या कोई विदेशी भाषा हो, ये सिर्फ एक वर्गीकरण के लिहाज से हम ये कहते हैं कि ये राष्ट्रीय भाषा है, ये विदेशी भाषा है, ये भारतीय भाषा है या ये अफ्रीकी भाषा है। लेकिन भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है और आपको भाषा को उसी तरह से देखना चाहिए। और आपकी संवेदनाएं, एक निग्रो की पीड़ा आपकी भी पीड़ा है, एक चकवा शरणार्थी का दर्द आपका भी दर्द है, एक फिलिस्तीनी की तकलीफ आपकी भी तकलीफ है। तो इसलिए भाषा को, सारी भाषाओं को कहीं ना कहीं एक दूसरे के समतुल्य माना जाना चाहिए, एक दूसरे के पूरक माना जाना चाहिए। और मैंने सबसे पहला अनुवाद सन 70 के दशक में ब्राजील की कविताओं का किया था, 70 के दशक के उत्तरार्ध में। उसके बाद मुझे खुशी है कि मैंने कायसिन कुलियोव और येगोर इसायोव, 2 रूसी कवियों को हिंदी में पहले प्रस्तुत किया और उनके कविताओं का अनुवाद किया। संकलन छपा परिमल प्रकाशन से और वसुधा की अनुषंगी पुस्तिका के तौर पे, जिस पर मुझे सोमदत्त सम्मान मिला था। उसके बाद गुन्नार एकिलोफ और अन्ना अखमातवा और तमाम कवियों जिनके मैंने अनुवाद किया है। इधर मूल रचना करके का अनुवाद मेरा थोड़ा शिथिल हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अनुवाद करके कहीं ना कहीं आप अपने आप को एनरिच करते हैं और आपकी दृष्टि का, आपके अनुभवों का विस्तार करते हैं। सुधीर जी, मैं आपके पत्रकारिता की भाषा का बहुत कायल रहा हूँ। आपने उसको एक संस्कार दिया है और साहित्य के अनेक शब्द आपने आयातित किए हैं पत्रकारिता में। और माया में तो समझिए कि अनेक पत्रकारों के लिए आप एक शिक्षक की तरह भी रहे हैं उनकी भाषा के लिए। और आपने बहुत बदलाव देखे हैं, कम से कम 3 दशक तो मान के ही चले। इसमें अनेक पत्रिकाओं में आप रहे हैं, स्वयं भी आपने पत्रिकाएं निकाली हैं। आप बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा, अभी 1 वर्ष का अनुभव आपका लेना चाहूँगा कि आपको लगता है कि समाज में हम सभी लोग अपने जनगण के एक सामान्य व्यक्ति को समझ पाने में कामयाब नहीं हुए हैं या हुए हैं? सुशांत जी, एक आपके प्रश्न में एक प्रश्न और जोड़ना चाहता हूँ मैं, पूरा प्रश्न कि इनकी पत्रकारिता की वजह से पिछले 1-2 दशक से पत्रकारिता में, शायद मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में बात कर सकता हूँ, नए और शब्दों का जो होना शुरू हुआ है। मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनके हिंदी के शब्द जब इनके लेख में या इनकी बड़ी स्टोरी में कुछ आता है
तो बहुत से लोगों को, मुझ जैसे आदमी को भी डिक्शनरी खोलना पड़ती है और वो शब्द फिर हमें याद करना पड़ते हैं। और बहुत सारे शब्द खूबसूरत। मैं भी 40-48 साल से पत्रकारिता में हूँ। मुझे पत्रकारिता की भाषा का जितना प्रभावित तो सुधीर सक्सेना की कलम से हुआ हूँ उतना कभी किसी से नहीं हुआ। साहित्य का मजा ये पत्रकारिता में ले लेते हैं। ये साहित्य की जो कविता इनकी होती है, ये जो बात, उसका मजा वहाँ आने लगता है। हर आदमी को अब ये आदत हो गई है कि सुधीर की नकल की जाए, एक आध शब्द अपनी स्टोरी, क्राइम रिपोर्टिंग में ले आए या कोई किसी भी रिपोर्टिंग, एक सुधीर, हर आदमी सुधीर बनना चाहता है। मेरे याद सलभ जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपको या हिंदी के बड़े पाठक वर्ग को मेरा लेखन और मेरी शैली और मेरी भाषा पसंद है। मुझे लगता है कि भाषा के स्तर पे या किसी भी रचनाकर्मी की बात करें तो कोई भी रचनाकर्मी या कोई भी पत्रकार विशेषज्ञ नहीं होता है। मैं अपनों को हमेशा प्रशिक्षु मानता हूँ। मैंने रूसी भाषा सीखी, मैं अलग अलग शहरों में रहा, महाराष्ट्र में जाकर मैंने भाषा का एक अलग संस्कार अर्जित किया, खूब पढ़ा मैंने। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आपके पास अगर सशक्त भाषा नहीं है तो आप चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से, संप्रेषणीय तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। और जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं वो भाषा मेरी कोई अर्जित भाषा नहीं है, वो भाषा मेरे इर्द गिर्द फैली है। मैंने बस इतना किया है, बंद कमरे में लिखने के बजाय मैं बाहर निकला और मैंने उन शब्दों को उठाया है, उन ढेलों को उठाया है, उस मकरंद को उठाया है, उस घास, उस पत्तों को उठाया है जो बाहर बिखरी हुई थी, जिसको आप लोग छोड़ दिया करते थे। वही शब्द मेरी ताकत है और मुझे खुशी होती है जब आप कहते हैं कि मेरी भाषा आपको प्रभावित करती है, अच्छी लगती है। रंजू बाबू की भाषा के तरीके को वो सुनील भाई जो है बड़े खूबसूरती से अपनी पत्रकारिता में निभाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं शलभ जी, हमारे यहाँ दो तरह की भाषाएं गुंजाइश बची हुई है। जी, दो तरह की भाषाएं हैं। आपने देखा होगा कि दिनमान जब निकलता था उसमें जो भाषा लिखी जाती थी, बाद में जिसमें दूसरे संपादक आए तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसी भाषा तो लिखिए कि इतनी साहित्यिक ना हो कि लोग समझ ना पाए, वह ऐसी भाषा हो जो अच्छी हो। इनकी भाषा उस अच्छे शब्दों से आयातित करते हुए उसको साहित्यिक नहीं बनाती है, बल्कि आप उसके शब्दों से प्रिज्मेटिक एक रूप देखते हैं। मैं फिर आपके उस बात पे आना चाहूँगा कि इतने लगातार जो समय का प्रवाह है, पिछले 1-2 वर्षों में आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता के स्वरूप में आप कुछ नए चीज़ों की आवश्यकता महसूस करते हैं? देखिए, आज़ादी के पहले की पत्रकारिता मिशन थी, उसके बाद एक अलग दौर रहा, 80 का दशक प्रिंट मीडिया के लिए सोने का दौर था, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद सारी तकाजे और सारी चीज़ें और सरोकार बदल गए। अब पत्रकारिता कम से कम मिशन नहीं है लोगों के लिए। इक्का दुक्का लोग काम कर रहे हो तो बातें लगे, टूल बदल गए हैं अब। और ऐसा नहीं है कि जनगण को पत्रकार समझ नहीं रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसको उस तरीके से वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे उसके आंतरिक महत्वाकांक्षाएं और बाजार का और कारपोरेट घरानों का दबाव कहीं ना कहीं कारगर होता है। लेकिन ये कहना कि हम जन को या जनगण को समझ नहीं पा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और आपने जो मजे की बात कही तो मैं कहूँगा कि लोग पत्रकारी लेखन की तुलना इंस्टेंट कॉफी से करते हैं। पत्रकारी लेखन इंस्टेंट कॉफी की तरह होता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इंस्टेंट कॉफी आपको मजा भी दे और उसका स्वाद आपकी जुबान पर देर तक बना रहे। मैंने यही कोशिश की है। और पत्रकारिता और साहित्य मेरे लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में मैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मानता। थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, लेकिन आप पत्रकारी लेखन को साहित्यिक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और अगर आप बहुत हड़बड़ी में लिखेंगे तो आप साहित्यिक लेखन को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का या उसके स्तर को गिराने का काम करते हैं। जब नवभारत टाइम्स निकलता था जी, तो जब शरद जोशी पीछे लिखते थे प्रतिदिन, तो आदमी लोग उसको पहले पीछे का पढ़ते थे, बाद में पता पढ़ते थे। आपने बहुत अच्छी बात कही है शलभ जी। मेरी किसी बड़े संपादक से बात हो रही थी कि आपके पास सारे टूल्स हैं, पैसा है और बहुत अधिक प्रतियों का सर्कुलेशन है, मगर आप हरिशंकर परसाई या शरद जोशी नहीं बना पाए। आप अभी भी उनको रिपीट कर रहे हैं। आपके पास वैसा कोई लेखक नहीं आया, या तो आता है तो व्यंगकार की तरह आता है। हम लोग ये कोशिश करते थे ये समझने की कि परसाई जी जो अपने कॉलम से आगे के समय में कि निक्सन कैसा होगा या मोरारजी देसाई कहाँ जाकर गिर पड़ेंगे, ये आपको समझ एक लेखक अपने कॉलम से देता था। इसकी कमी हम महसूस करते हैं। आपने एक और भी चीज पैदा की है,
जो कोई नई धारा की तरफ मुड़ने की कोशिश है। आपने सेठ गोविंद दास पर एक आत्मकथात्मक औपन्यासिक कृति लिखी है। शशांक जी, उसमें मैंने बहुत प्रामाणिकता से मुझे लिखने के लिए बहुत शोध करना पड़ा और लगभग 3 वर्ष का समय लगा। और मुझे लगता है वो सीधे सीधे औपन्यासिक कृति होने के साथ साथ वो संस्मरण भी है, बायोग्राफी भी है और गांधी युग का वृत्तांत है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश या मध्य भारत में आज़ादी की लड़ाई का वह दस्तावेज भी है जिसके बारे में हमारी नई पीढ़ी परिचित नहीं है। और उस काम को करके मुझे बहुत कम कामों को करके आपको संतोष मिलता है, उस काम को करके मुझे संतोष मिला। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मैंने जो कवितेतर गद्य रचा है उसमें गोविंद की गति गोविंद का एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान है। आज आपसे बातचीत करके अनेक रहस्यों और पहलुओं को हमने देखने की कोशिश की है। शलभ जी, मैं समझता हूँ कि ये एक परिक्रमा है। इनकी कुछ कविता हो जाए। शरद जी, आपने कविता पाठ का आग्रह किया तो इस वक्त छोटी छोटी 2-3 कविताएं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन कविताओं को पढ़ने के पूर्व मैं आपके चैनल की इस बात के लिए सराहना करूंगा कि आज के समय में जब कला साहित्य संस्कृति हाशिए में चले गए हैं और बड़े बड़े अखबार या चैनल साहित्य कला संस्कृति की गतिविधियों को, घटनाओं को, प्रसंगों को दरकिनार कर देते हैं, आपने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जो कला साहित्य संस्कृति और उनके सरोकारों पर केंद्रित है। मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और हाल में लिखी हुई कविता प्रस्तुत करूँगा जो आज के संदर्भों को कहीं ना कहीं समेटती है। जब बंदूक नहीं थी तब भी उन्होंने लोगों को मारा, जब बंदूक नहीं थी तब भी उन्होंने लोगों को मारा, जब तलवार नहीं थी तब भी, जब बल्लम बर्छे नहीं थे तब भी उनके हाथों मारे गए अनगिन लोग, जब न हाथों में धनुष था न कांधे पर तूणी तब भी असंख्य मारे गए उनके हाथों। उन्हें मारने का खप्त है और वे रह नहीं सकते लोगों को मारे बिना। क्या बात है भाई। उन्हें मारने का खप्त है और वे रह नहीं सकते लोगों को मारे बिना। दरअसल हत्या उनके लिए अनहोनी नहीं, बढ़ता नहीं हत्या से उनका रक्तचाप। हत्या उनके लिए अनहोनी नहीं, हत्या से बढ़ता नहीं उनका रक्तचाप। हाँ, बहुत दिनों तक अगर रक्तपात न हो, हाँ अगर बहुत दिनों तक रक्तपात न हो तो वधनांक के निकट पहुंच जाता है उनकी शिराओं में बहता रक्त। इसी में दूसरी, उन्होंने अनगिन लोगों को मारा, उन्होंने अरण्य में आखेट किया, पुर में यूथ से बांधा, प्राचीर में खड्ग और तीर से, लेकिन उनके हाथ कभी लाल नहीं। क्या बात है, क्या बात। उन्होंने अनगिन लोगों को मारा, उन्होंने अरण्य में आखेट किया, पुर में यूथ से बांधा, प्राचीर में खड्ग और तीर से, लेकिन उनके हाथ कभी लाल नहीं हुए। उन्होंने गोलियों से भून दिया, उन्होंने तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया, उन्होंने फांसी पर लटका दिया, उन्होंने गैस चैम्बरों में झोंका, लेकिन उनके माथे पर कभी शिकन नहीं। कभी कभी वे लौट जाते हैं आदिम युग में जब हत्या एक नई नई ईजाद थी और उत्तर आधुनिक युग में मारते हैं लोगों को, और उत्तर आधुनिक युग में मारते हैं लोगों को, कूचते हैं उन्हें प्राणांत तक अनगिन लोगों की हत्या की उस लोमहर्षक युक्त के लिए। अनगिन लोगों की हत्या की उस लोमहर्षक युक्त के लिए तलाशने पड़ते हैं अनगिन शब्दकोश, तब कहीं शब्दावली में मिलता है एक शब्द लिंचिंग। क्या बात है, संदर्भों बिल्कुल सही बात है। क्या देश में शब्द को आपने बहुत अच्छा जोड़ा है, हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। यकीनन ये हिंस्र और अराजक समय है और ऐसे वक्त में कविता हमारे लिए हथियार भी है, प्रार्थना भी है, प्रतिकार भी है और यकीन और आश्वस्त भी है, और देश से निवेदन भी है कि उसको समझे। यकीनन। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी कि आप हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम सृजन संवाद में पधारे, क्योंकि आप सुधीर जी ने कहा ही है कि आजकल अखबारों को या चैनलों को आप लोगों की
तवज्जो की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनेताओं की चिंता है जहाँ से पैसा आता है। और इन सब से इतर सोचकर मैंने ये कार्यक्रम हमारे चैनल में शुरू किया है। हम आभारी है कि आपने इसको भी स्मरण किया। आप बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी आपका भी आभार, आप यहाँ पधारे। सुधीर जी आपका भी आभार, आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद।